व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और कल के वीडियो में हमने स्टार्ट करा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए थे कल के वीडियो में ही। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो कि आज के वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा और आज ये चैप्टर हम लोगों का ओवर हो जाएगा। तो चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक बच गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो देखो कल हमने पढ़ा था द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि बेसिकली दो अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है ये हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि बेसिकली वो अकाउंट जो रिकॉर्ड्स करेगा सारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। किसके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को? जितने भी गुड्स है, जितने भी सर्विसेज है, जितने भी यूनिलैटरल ट्रांसफर है, तो वो करंट अकाउंट होता है। बट उसके साथ साथ एक कैपिटल अकाउंट भी होता है जो बीओपी का कंपोनेंट्स बनता है। तो कैपिटल अकाउंट्स क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड्स करने वाला है, कैपिटल अकाउंट्स क्या दिखाने वाला है, देखो हम लोग पढ़ना है। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस, यानी ये सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेगा बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी वही पुराना वाला डिफिनेशन कि जितने भी रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच ट्रांजेक्शंस होंगे उन सारे ही ट्रांजेक्शंस को ये रिकॉर्ड करेगा विच काउज अ चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली वो ट्रांजेक्शंस जो रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजिंग लेकर के आएगा, वैसे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट्स बनाया जाएगा उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। बट करंट अकाउंट में ये चीज नहीं था। करंट अकाउंट में एक नॉर्मल जनरली जितना भी गुड्स था, सर्विसेज था और यूनिलैटरल ट्रांसफर थे, उनके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा था। वो गवर्नमेंट के या फिर रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन कैपिटल अकाउंट में बेसिकली उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो गवर्नमेंट या फिर रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजिंग लेकर के आएंगे। अब उसके बाद यूज ऑफ कैपिटल अकाउंट की, बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्या क्या यूज होते हैं। तो देखो सबसे पहला फाइनेंस डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट में जो भी डेफिसिट होता है उस डेफिसिट को फाइनेंस किया जाएगा किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। यानी अगर करंट अकाउंट में कोई भी लॉस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, तो उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं, उस डेफिसिट को बंद कर सकते हैं। और सेकंड एब्जॉर्ब सरप्लस, कि डेफिसिट वगैरह बंद करने के पास हमारे पास जो भी सरप्लस बच जाएंगे उस सरप्लस को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फ्यूचर्स के लिए रिजर्व करा जाएगा। तो दो यूजेज होते हैं कैपिटल अकाउंट के, एक फाइनेंस डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट और दूसरा एब्जॉर्ब सरप्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स है? देखो हमने कल करंट अकाउंट्स के भी 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि बोरोइंग और लेंडिंग दो वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। अब सबसे पहले इसको समझो कि बेसिकली बोरोइंग क्या होता है कि जब हमने किसी दूसरे कंट्री से कुछ लोन लिया है तो बेसिकली वो हमारा बोरो होता है। अब बोरो का मतलब कि हमारे पास पैसा आएगा तो ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी पैसा जब भी आएगा ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जब बोरो करेंगे ना तो ये हमारे लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, ये गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। तो लाइबिलिटी को जो बढ़ाएगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन रिसिप्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन रिसिप्ट। अब ये रीपेमेंट ऑफ लोन रिसिप्ट क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट ने किसी इंडिविजुअल्स या किसी कंपनी को या फिर किसी दूसरे कंट्री को लोन दे के रखा हुआ था, अब वो लोन का पैसा गवर्नमेंट रिकवर कर लेती है, वो पैसा गवर्नमेंट को वापस मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन रिसिप्ट। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो ये भी प्लस होगा, यानी हम लोग इसको भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हो गया बोरोइंग। उसके बाद लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? देखो लेंडिंग का मतलब होता है, लेंडिंग और बोरोइंग दोनों सेम वर्ड है, बट जब हम लोग किसी से लोन लेते हैं ना तो उसके लिए बोरो शब्द का यूज करते हैं, जब किसी को लोन देते हैं तो उसके लिए लेंडिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट ने सपोज कि किसी को लेंडिंग किया हुआ है, किसी को लोन दे के रखा हुआ है, तो जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी को लोन देना है तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो ये माइनस होगा, और माइनस का मतलब इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, हम लोग किसी को लोन दे रहे हैं यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है। और दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर हमारी कंट्री ने किसी से लोन लेके रखा हुआ है और उसका रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट करने के केस में पैसा जाएगा, ये भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज कि हमारी कंट्री ने किसी अमेरिका से लोन लिया हुआ था,
अब अमेरिका को वो लोन रीपेमेंट भी तो करना होगा, तो जब भी हम लोग रीपेमेंट करेंगे तो बेसिकली उसको हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अब इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीके का होता है। एक वैसा इन्वेस्टमेंट जिसपे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है और एक वैसा इन्वेस्टमेंट जिसपे हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। द इन्वेस्टमेंट ऑन विच द डायरेक्ट कंट्रोल, ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन विच द नो डायरेक्ट कंट्रोल। तो एक जैसे सपोज कि अगर हम लोग कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो ये बिल्डिंग भी हमारे लिए एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है और इस बिल्डिंग पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है, इसको हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बट सपोज कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो तो ये शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट जरूर करा है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट जरूर है, बट इस शेयर्स पे आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इस पे कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल है, आप इसको अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इस पे हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। अब जिस इन्वेस्टमेंट पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जिस पे हमारा कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं FII। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स। तो जिस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है उसको FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उसको FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड ये होता है दो कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट का। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, जैसे हमने करंट अकाउंट में भी बैलेंस निकालने सीखा था, सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस निकाला जाएगा। तो देखो जितने भी रिसिप्ट होंगे उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। सपोज कि 2000 करोड़ का रिसिप्ट हुआ और जितने भी पेमेंट्स होंगे वो सबके सब हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। अब सपोज कि यहाँ पे 1700 करोड़ का पेमेंट्स हुआ, तो अब यहाँ पे बताओ कि जब 2000 करोड़ हमने रिसिप्ट्स किया और 1700 हमने टोटल पेमेंट किया है तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है 300 करोड़, और ये 300 करोड़ हमारे लिए सरप्लस हो गया क्योंकि रिसिप्ट्स ज़्यादा है पेमेंट से। तो जब रिसिप्ट ज़्यादा होता है पेमेंट से, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो याद करो हमने बताया था सरप्लस होता है। और सिमिलरली अब सपोज कि रिसिप्ट्स हमने किया है टोटल 2500 करोड़ और उसके बाद पेमेंट हमने कर दिया टोटल 3000 करोड़। अब यहाँ पे देखो रिसिप्ट्स किया हमने, इनकम हुई हमारी 2500 करोड़, बट जो टोटल पेमेंट हमने किया है वो 3000 करोड़। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 500 करोड़ का आ रहा है और ये डिफरेंस डेफिसिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट हो गया, यहाँ पे पेमेंट्स ग्रेटर देन रिसिप्ट्स हो गया, तो ये डेफिसिट आएगा। तो ये इस तरीके से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा। तो बस यही एक टॉपिक बच गया था जो आज हमने कंप्लीट करना था और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो खत्म हो गया। इसके बाद और कोई भी चैप्टर्स हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं बचे हुए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमने पूरा कर लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटली ओवर। अब इसका प्रॉपर रिवीजन मैं कराऊंगा कल से मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो सारे लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा दो कि कल से आप रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हो टुवर्ड्स योर फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू।